हाय एवरीवन, जावास्क्रिप्ट के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जावास्क्रिप्ट 1-2 महीने में नहीं खत्म हो जाएगा, कम से कम 3 महीना लगेगा इसको खत्म करने में। जावास्क्रिप्ट काफ़ी लंबा टॉपिक होता है, ये काफ़ी इन डेप्थ हम लोग जाएंगे जावास्क्रिप्ट में, कैसे काम करती है जावास्क्रिप्ट, कैसे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम लोग वेबसाइट्स बनाएंगे, सब कुछ हम लोग जानेंगे, सब कुछ वेबसाइट्स तक भी पहुँचेंगे। लेकिन स्टार्टिंग के कम से कम 1 महीने तक हमें थ्योरीज ही पढ़नी होंगी, मतलब प्रोग्रामिंग के बेसिक्स और सब कुछ, मतलब बेसिक थ्योरी ही रहेगी, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट नहीं रहेगा, ठीक। लेकिन वो भी हम लोग एक्साइटिंग बनाएंगे, एकदम से इन डेप्थ में जाके और एकदम अच्छे से स्टोरी के फॉर्मेट में हम लोग एकदम एक्सप्लोर करेंगे, हर एक चीज़ वहाँ पे देखेंगे अपने ब्राउजर में, डेव टूल्स में, सब कुछ एकदम विजुअल होगा, एकदम प्रैक्टिकल सब कुछ होगा। तो मैं आ जाता हूँ अपने स्क्रीन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपने CSS और HTML कंप्लीट कर लिया है तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर नहीं कंप्लीट किया है, पहले ही जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पर मैंने एक स्लाइड क्रिएट करके रखी है जिसका यूज़ करके हम लोग जावास्क्रिप्ट की स्टोरी सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट कैसे स्टार्ट हुई और कैसे सब कुछ, मतलब जावास्क्रिप्ट कैसे क्रिएट हुई, कैसे उस जावास्क्रिप्ट का जन्म हुआ, ठीक। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और स्पार्कल्स फैला देता हूँ, ठीक। अब बढ़ते हैं अपने स्टोरी की तरफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री और स्टोरी, ठीक। लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री, ठीक, ऑफ जावास्क्रिप्ट। हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या आप में से किसी को पता है ये किस चीज़ का लोगो है? अगर आपको ये पता है किस चीज़ का लोगो है तो आपकी एज कम से कम 30-35 साल होगी और उस टाइम पर आपको एक्सेस रहा होगा 90s में, ठीक। तभी आपको ये लोगो पता है। मुझे भी नहीं पता था, जावास्क्रिप्ट या वेब डेवलपमेंट सीखने से पहले मुझे भी नहीं पता था ये किसका लोगो है। तो ये बेसिकली एक ब्राउज़र का लोगो है जिसका नाम है नेटस्केप, ठीक। ये नेटस्केप का लोगो है जो कि अपने टाइम में 90s में काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था। एक समय पर इसका जो मार्केट शेयर था वो 90% था। जैसे अभी काफ़ी पॉपुलर क्रोम है, वैसे ही एक टाइम पे ये नेटस्केप हुआ करता था। तो उस टाइम पर जो वेबसाइट्स होती थी ना, सारी स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी, मतलब हमारे सर्वर पर कुछ HTML लिख के रखा जाता था, फिर वो हम लोग उस पर रिक्वेस्ट भेजते थे। हमने HTML के फर्स्ट वीडियो में देखा था, HTML के एकदम फर्स्ट वीडियो में देखा था, मतलब हाउ HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वर्क्स। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, तो मैं ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने बताया कि कैसे हमारा जो ब्राउज़र है सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, फिर वहाँ से फाइल्स आती हैं और फिर हमारे ब्राउज़र पे वो सारी फाइल्स डिस्प्ले होती हैं। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, ज़रूर मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा, ठीक। इस वीडियो के एंड में जाके देखना, तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगी कि वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं और पुराने टाइम में हमारी वेबसाइट्स कैसे काम किया करती हैं, जो कि मैं अभी बता रहा हूँ। तो हमारा जो सर्वर है वहाँ पे फाइल्स HTML की रखी रहती थी और ब्राउज़र जो होता था उस टाइम पे सबसे पॉपुलर नेटस्केप था, तो नेटस्केप का ही यूज़ करते थे लोग और वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजते थे, ठीक। मतलब कोई भी URL एंटर करते थे तो हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट जाती थी, फिर सर्वर कुछ HTML फाइल्स के साथ रिस्पॉन्ड करता था, ठीक, और फिर वो हमारे ब्राउज़र के ऊपर दिख जाती थी, पूरी इन्फॉर्मेशन दिख जाती थी। लेकिन उस टाइम पर जो भी वेबसाइट्स होती थी वो कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पाती थी। जैसे अगर तुम्हें वेबसाइट के ऊपर अगर तुम्हें एक कैलकुलेटर बनाना है, ठीक, और तुम्हें लिखना है 2+2, ठीक, तो वेबसाइट के पास वो लैंग्वेज ही नहीं थी, मतलब HTML और CSS का यूज़ करके एडिशन नहीं कर सकते थे, ठीक। तो उस टाइम पर कुछ भी ऐसा टूल नहीं था जिसका यूज़ करके कोई सिंपल कैलकुलेशन भी परफॉर्म किया जा सके। उसका मैं एग्जाम्पल मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। तो यहाँ पर मैंने 2 कैलकुलेटर्स खोल रखे हैं, एक ये वाला कैलकुलेटर जिसमें जावास्क्रिप्ट का यूज हुआ है और जो कैलकुलेशन हमारे ब्राउजर में होती है, ठीक, लेकिन और ये दूसरा वाला कैलकुलेटर है जिसमें जावास्क्रिप्ट नहीं यूज हुआ है और कैलकुलेशन हमारे सर्वर पे होती है। तो बेसिकली ये कैलकुलेटर क्या है, इसमें तुम टाइम को ऐड कर सकते हो, जैसे 1 घंटा 40 मिनट प्लस 2 घंटा, ठीक, और लेट्स से 30 मिनट, ठीक। तो ये दोनों ऐड करके इसने तुरंत बता दिया 4 घंटा 10 मिनट टोटल ऐड हो जाएगा। अब अगर यही सेम चीज़ हम लोग इस पे जाके करें, ठीक, इस पे करते हैं, ये एक दूसरी वेबसाइट है, इसमें हम केवल घंटा और मिनट ही बताएंगे, ठीक। तो 1 घंटा 40 मिनट, कितना किया था मैंने उतना ही करते हैं, 1 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 10 मिनट, ठीक। इसको ऐड करते हैं 2 घंटा और 10 मिनट को, ठीक। इसमें 0 डाल दो, ठीक। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो देखना तुम, ये मेरा पेज रिलोड होगा, ठीक, मेरा पेज रिलोड होगा और ये जो मैंने डेटा यहाँ पे इंटर किया है 1 घंटा 40 मिनट 2 घंटा 10 मिनट,
ये इस calculator.net के सर्वर पे जाएगा, फिर वो सर्वर कैलकुलेट करके वहां पर HTML के अंदर रख के फिर मुझे दूसरा HTML फाइल देगा और वो मुझे HTML फाइल दिखेगी। देखो मैंने क्लिक किया, ये रिलोड हुआ और इतनी देर बाद मुझे दिखा, लगभग 1 सेकेंड, क्लोज टू 1 सेकेंड बाद मुझे दिखा। ठीक, तो ये मैं अभी 5G नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, 5G बोल रहा हूँ, मतलब वाईफाई का 5 गीगाहर्ट्ज उससे कनेक्टेड हूँ। ठीक, तो लगभग 60 Mbps की स्पीड यहाँ पे आती है, और तुम इमेजिन करो उस टाइम पे इंटरनेट की स्पीड क्या रही होगी। ठीक, 2G था एकदम, मतलब वेबसाइट ही नहीं खुलती थी, तो उस टाइम पर ये कैलकुलेशन करने में कम से कम 15 सेकेंड, 10-15 सेकेंड भी लग सकते थे। अगर मैं यहाँ पर डेव टूल्स खोलूँ और डेव टूल्स खोल के मैं यहाँ पर नेटवर्क में जाके, ठीक, नेटवर्क में जाके अपना नेटवर्क जो है इसको मैं ऑफलाइन कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पर ये नो थ्रॉटलिंग लिख के आ रहा होगा, यहाँ पर अगर तुम क्लिक करोगे तो इसको तुम ऑफलाइन कर सकते हो, स्लो 3G, फास्ट 3G ये कर सकते हो। तो मैंने इसको ऑफलाइन कर दिया, तो ये मेरा जो टैब है क्रोम का ये एकदम ऑफलाइन की तरह हो गया कि यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है। तो मैंने अपना वाईफाई एक्चुअल नहीं ऑफ किया है, नहीं तो मैं एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा और कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। तो मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर बस इस टैब के लिए इस नेटवर्क को ऑफ कर दिया। तो अगर मैं अभी कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ, सेम वैल्यूज रखते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ 50 मिनट्स, ठीक, और मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो नो इंटरनेट, बिकॉज इसको काम करने के लिए इंटरनेट चाहिए। अपना जो डेटा है उसको सर्वर तक भेजना है, फिर सर्वर से नए पेज को लेके आना है। ठीक, तो इसलिए ये नहीं काम कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आए, मैं इसके लिए भी डिसेबल कर देता हूँ इंटरनेट। ये मैं जाता हूँ एक बार नेटवर्क टैब में, नेटवर्क टैब, और ये देखो मैंने वहां ऑफ किया था तो इसके लिए भी ऑफ हो गया। ठीक, तो ये सारे के लिए ऑफ है, तो ऑफलाइन अभी यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक नई वैल्यू, मतलब इसको 50 करता हूँ, तो देखना तुम, ये मैंने 50 किया, सीधा यहाँ पे देखो ये टाइम ये कैलकुलेट हो रहा है। तुम कुछ भी कैलकुलेट, कितना भी कैलकुलेट कर सकते हो आगे चल के। ठीक, मैंने ये 5 किया तो 5 4 9 घंटे हो जाएगा अभी। ठीक, ये देखो होता जा रहा है। तो इसको अब इंटरनेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन सारी हमारी ब्राउजर में हो रही है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक, तो इसको सर्वर से बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। ठीक, पहले के टाइम पे क्या था, इस तरह से, जिस तरह से हमारा ये दूसरा वाला वेबसाइट है ना, इस तरह से था। तो ये बिना इंटरनेट के कोई कैलकुलेशन भी नहीं हो पाती थी, और इंटरनेट अगर स्लो होता था, अगर क्या पहले टाइम पे स्लो ही होता था, तो बहुत टाइम लगता था अगर एक सिंपल सा भी कैलकुलेटर बनाना है तो वेबसाइट के ऊपर। तो फिर क्या हुआ, 1995 में ये जो नेटस्केप ब्राउजर है उसमें एक वेबसाइट खुली हुई है, नेटस्केप की ही वेबसाइट खुली है, और वो देखो कैसे दिखती थी, और यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो सकता था। ठीक, ये एकदम से स्टैटिक वेबसाइट, एकदम जो भी सर्वर से HTML आता था बस वही दिखता था। तो नेटस्केप के जो फाउंडर है उन्होंने क्या सोचा कि ये जो हमारा क्लाइंट का, यानी कि यूजर का जो कंप्यूटर है, वो एक कंप्यूटर है, वो तो कैलकुलेशन कर सकता है ना, उसके पास प्रोसेसर है, उसके पास सब कुछ है, वो कैलकुलेशन कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करते हैं जो कि हमारे वेबसाइट के अंदर, हमारे ब्राउजर के अंदर, उनके नेटस्केप ब्राउजर के अंदर रन होगी। ठीक, तो उसके थ्रू हम लोग कैलकुलेशन भी कर सकेंगे और बहुत कुछ कर सकेंगे, मतलब वेबसाइट्स पर डायनेमिकली बहुत चीजें चेंज कर सकेंगे। लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले ये बताओ कि सबसे पहला जो ब्राउजर था वो कौन सा था। ठीक, जो सबसे पहला पब्लिक यूज के लिए ब्राउजर अवेलेबल था हर एक को यूज करने के लिए, वो कौन सा ब्राउजर था और उसको किसने बनाया था। ठीक, तुम रिसर्च करो और कमेंट में बताओ उसको, उस ब्राउजर को किसने बनाया था और उस ब्राउजर का नाम क्या था। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या हुआ, मार्क एंड्रीसन ने एक व्यक्ति को हायर किया, उनका नाम था ब्रैंडन आइक। ठीक, और उनको कहा गया कि तुम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करो जो कि हमारे वेबसाइट्स पर काम करे। ठीक, तो ब्रैंडन आइक ने उस लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, उस लैंग्वेज को क्रिएट करना स्टार्ट किया, और 10 दिनों में, ठीक, केवल 10 दिनों में जावास्क्रिप्ट का जो फर्स्ट वर्जन है उसको रिलीज कर दिया। ठीक, तो हम लोग इस जो जावास्क्रिप्ट है उसको सीखने में 6-6 महीने लग जाते हैं, सिखाने में 6-6 महीने लग जाते हैं, और मास्टर करने में तो जीवन भर तुम मास्टर ही करते रहोगे, वो खत्म ही नहीं होगा। ठीक, तो इन्होंने लेकिन उस पूरी लैंग्वेज को 10 दिनों में बना दिया। ठीक, एकदम हिस्टोरिक था, एकदम कोई भी लैंग्वेज 10 दिनों में आज तक नहीं बनी थी। और उसको फिर नेटस्केप ब्राउजर में डाल के टेस्ट किया गया, रन किया गया, और एकदम सही से काम कर रही थी वो लैंग्वेज। ठीक, लेकिन उसका जो नाम है वो स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट नहीं था, स्टार्टिंग में उसका नाम मौका था। ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, स्टार्टिंग में उसका नाम मौका था। ठीक, फिर उसको बहुत ही जल्दी चेंज करके लाइव स्क्रिप्ट कर दिया गया। ठीक, लेकिन फिर फाइनली उसको जावास्क्रिप्ट चेंज करके कर दिया गया, जो कि आज तक है। तो जावास्क्रिप्ट इसलिए किया गया क्योंकि उस टाइम पर जावा बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज थी। ठीक,
तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग अपने नाम में जावा लगा देते हैं तो थोड़ा सा हमारी भी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। ऐसा होता नहीं है, कोई भी अगर ट्रेंडिंग टॉपिक है ना तो उस पर सब लोग वीडियोस बनाने लगते हैं, सभी लोग उस टॉपिक का नाम लेने लगते हैं, उस पर व्यूज आते हैं और सब कुछ होता है। ठीक, तो इसीलिए इसमें जावा का नाम लगा दिया गया। ठीक, इसका जावा से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक, बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। ये एकदम ब्राउजर की लैंग्वेज है, ये अलग काम के लिए यूज होती है, जावा का अलग काम है। ठीक, तो इसमें इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। तो कुछ इस तरह से जन्म हुआ जावा स्क्रिप्ट का, जो कि हम लोग इस पूरे कोर्स में एकदम अच्छे से सीखेंगे। ठीक, और 2007 में स्टैक ओवरफ्लो के फाउंडर जेफ एटवुड ने ये एक लॉ दिया था। उन्होंने बोला था एनी एप्लीकेशन दैट कैन बी रिटन इन जावास्क्रिप्ट विल एवेंचुअली बी रिटन इन जावास्क्रिप्ट। तो इस जो फेमस स्टेटमेंट है इसको एटवुड्स लॉ के नाम से जानते हैं। ये स्टैक ओवरफ्लो के फाउंडर, इन्होंने 2007 में इस बात को बोला था, लेकिन उनकी बात अभी एकदम से सही साबित हो रही है। उस टाइम पर जावास्क्रिप्ट केवल ब्राउजर में थी, लेकिन अब तो हर एक जगह पे है, सर्व विद्यमान है। ठीक, मतलब ब्राउजर में तो यूज ही हो रही है, सर्वर में भी यूज हो रही है, और मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, गेम एप्लीकेशन, इवन मशीन लर्निंग में भी यूज होती है, डेटा साइंस में भी यूज होती है। ठीक, कर सकते हैं। तो हर एक जगह पे जावास्क्रिप्ट का यूज होता है, और इन्होंने 2007 में बोला था, जिस टाइम पर जावास्क्रिप्ट केवल ब्राउजर में यूज होती थी। तो अब तो मेरी स्लाइड खत्म हो गई है, अब आगे की स्टोरी मैं खुद से कंटिन्यू करता हूं। तो ये जावास्क्रिप्ट किसने बनवाया था? नेटस्केप ब्राउजर ने बनवाया था। ठीक, और किसने बनाया था? ब्रेंडन आइक ने बनाया था। तो फिर क्या हुआ ना, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का ब्राउजर लॉन्च किया, उसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसको तो आपने भी यूज किया होगा विंडोज 7 में, और उसके पुराने वर्जन्स में आपने यूज किया होगा विंडोज एक्सपी में। तो फिर उन्होंने क्या किया ना, उनका मतलब खुद की कोई लैंग्वेज थी नहीं, तो उन्होंने इस जो ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज थी इसको रिवर्स इंजीनियर करके खुद से एक नई लैंग्वेज बना दी, उसका नाम रख दिया जेस्क्रिप्ट। ठीक, जेस्क्रिप्ट, और उसमें चीजें मतलब काफी हद तक जावास्क्रिप्ट जैसे ही थी, लेकिन कुछ अलग अलग भी चीजें थी। ठीक, और उनका मतलब एकदम अलग ही लैंग्वेज बना दी है। ठीक, और उनके ब्राउजर में एकदम जेस्क्रिप्ट लैंग्वेज रन होने लगी। तो फिर नेटस्केप को टेंशन होने लगी कि ऐसे अगर होगा तो अगर कोई भी नया ब्राउजर लेके आएगा तो सब अपनी अपनी लैंग्वेज बनाने लगेंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर एक वेबसाइट कोई बनानी है तो 10 लैंग्वेजेस में उसको लिखना पड़ेगा अलग अलग ब्राउजर के लिए। तो वो गया एक्मा के पास। एक्मा क्या होता है? एक्मा का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड लॉज बनाती है और चीजों को स्टैंडर्डाइज करती है। तो नेटस्केप वाले एक्मा के पास गए। ठीक, वहां पर उनसे बोला कि देखो ये हमने लैंग्वेज एक बनाई है जावास्क्रिप्ट, और ये माइक्रोसॉफ्ट वाले अपने अपने मन से खुद से एक नई लैंग्वेज बना दिए हैं, ऐसे होगा तो आगे चल के बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, सब अलग अलग ब्राउजर्स अपनी अपनी लैंग्वेज सब बनाते रहेंगे। तो इसको कुछ एक रूल बनाओ, कुछ एक स्टैंडर्ड बनाओ कि जो भी वेबसाइट्स हैं दुनिया की उसमें एक ही लैंग्वेज फॉलो होगी, और ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज थी, इसी को तुम स्टैंडर्ड बना दो। तो उन्होंने देखा काफ़ी अच्छी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज थी, उसको थोड़ा सा इंप्रूव करके एक स्टैंडर्ड एक पेपर बनाया, एक अच्छे से मतलब डॉक्यूमेंटेशन जो एक्मा वाले हैं उन्होंने एकदम से एक स्टैंडर्ड बना दिया। ठीक, कि ऐसे ऐसे करके तुम्हें जो ब्राउजर के लिए लैंग्वेज है उसको डेवलप करनी होगी, और उस जो भी लैंग्वेज इस स्टैंडर्ड का यूज करके डेवलप की जाएगी वो होगी जावास्क्रिप्ट। ठीक, उस लैंग्वेज का ही नाम होगा जावास्क्रिप्ट। तो अगर कोई भी लैंग्वेज उन सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है जो कि एक्मा के द्वारा दिए गए हैं, तो उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? जावास्क्रिप्ट। इस तरह से जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। ठीक, फिर बाद में स्टार्टिंग में तो मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर ने उसको एग्री नहीं किया था। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट ने एग्री नहीं किया था, उसने बोला कि मैं तो खुद का ही बनाऊंगा, मैं अलग से, मैं ज़्यादा बढ़िया हूँ, मैं अलग से बनाऊंगा, मुझे तुमसे नहीं मतलब है। ठीक, लेकिन फिर आगे चल के जब जो एक्मा स्क्रिप्ट है उसके और भी अच्छे अच्छे वर्जन्स आ गए। ठीक, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसने काफ़ी अच्छे फीचर्स ऐड किए, तो माइक्रोसॉफ्ट भी आ गया इनके साथ। ठीक, उसने बोला चलो हम भी इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, और हम भी मतलब इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके अपने ब्राउजर के लिए लैंग्वेज बनाएंगे। तो उन्होंने फॉलो तो किया, लेकिन जो भी उनकी पुरानी लैंग्वेजेस थी उसका भी सपोर्ट था, मतलब उसके कारण काफ़ी टाइम तक क्या आज तक इंटरनेट एक्सप्लोरर में बहुत ही चीज़ें सही से नहीं सपोर्ट करती। उनका मतलब एकदम अलग ही दुनिया है उसकी। ठीक, उसके लिए खुद मतलब अलग से ही चीज़ें लिखनी पड़ती हैं तभी काम करती हैं। तो फाइनली अभी 1-2 साल पहले उसको माइक्रोसॉफ्ट में उस इंटरनेट एक्सप्लोरर को एकदम डिसकंटिन्यू कर दिया है, उसको बंद कर दिया। तो अब हम लोग टेंशन फ्री मतलब आराम से बना सकते हैं एकदम एक्मा स्क्रिप्ट के हिसाब से। सारे जो अदर ब्राउजर्स हैं वो सारे एक्मा स्क्रिप्ट के हिसाब से रन करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं जावास्क्रिप्ट जिसका नाम है, और वो सारे ब्राउजर्स में एकदम अच्छे तरह से काम करता है।
तो जब एक्मा स्क्रिप्ट ने जावास्क्रिप्ट के लिए एक पूरा वो बना दिया, एक पूरा मतलब स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया, तो उस स्टैंडर्ड को बोला गया एक्मा। ठीक, एक्मा स्क्रिप्ट। ठीक, उस स्टैंडर्ड को क्या बोला गया? एक्मा स्क्रिप्ट। फिर उसके बाद से सभी ब्राउजर की कंपनीज उस एक्मा स्क्रिप्ट वाले स्टैंडर्ड को फॉलो करने लगी, और फिर इस तरह से हमारी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। ठीक, और ये जो एक्मा है, एक्मा ग्रुप या एक्मा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये समय समय पर वो एक्मा स्क्रिप्ट को अपडेट करता रहता है, नए नए फीचर्स ऐड करता रहता है। ठीक, तो उसके वर्जन्स को जैसे शॉर्ट में बोलते हैं ES3, ES4, ES5, ES6। ठीक, तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है शायद ES7 है। ठीक करके, तो अलग अलग ये जो एक्मा स्क्रिप्ट का वर्जन है वो अपडेट होता रहता है, नए नए फीचर्स आते रहते हैं। ठीक, और हम लोग उसको सीखेंगे। ठीक, ES6, ES5 सब कुछ सीखेंगे हम लोग। तो जो कोर है वो तो जावास्क्रिप्ट ही है। ठीक, एकदम फंडामेंटल लेवल पे जावास्क्रिप्ट ही, मतलब वो सेम चीज है जो कि ब्रेंडन आइक सर ने बनाया था स्टार्टिंग में। फिर उसमें अलग अलग चीजें ऐड होती जाती हैं। ठीक, चीजें ग्रो करती रहती हैं। तो फिर सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ एकदम स्टैंडर्ड डिफाइन हो गया था, एकदम मस्त चल रहा था। फिर एंट्री होती है क्रोम ब्राउजर की 2008 में। ठीक, 2008 में क्रोम ब्राउजर आता है और एकदम से ब्राउजर्स की इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर देता है। क्रोम सबसे ज्यादा पॉपुलर हो जाता है क्योंकि हमारे एंड्रॉइड फोन्स में आता है क्रोम, उसमें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होकर आता है, और गूगल का मतलब उसमें सर्च इंजन होता है। ठीक, बाय डिफॉल्ट। तो इसी वजह से क्रोम और भी काफी रीजंस थे। ठीक, अभी मैं बताऊंगा जिसकी वजह से क्रोम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो जब क्रोम आया ना, तो उसने खुद का एक जावास्क्रिप्ट इंजन बनाया, उसका नाम दिया V8। ठीक, V8 नाम दिया। ये इंजन जो था वो नॉर्मल जो पहले के जावास्क्रिप्ट इंजन थे उससे बहुत ही ज्यादा फास्ट था, बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज, बहुत ही ज्यादा फास्ट। सेम कोड जो कि पुराने ब्राउजर्स में, पुराने इंजन्स में स्लो काम करते थे, क्रोम में बहुत ही ज्यादा काम करते थे, बहुत ही ज्यादा फास्ट काम करते थे। ठीक, तो उसने कुछ फंडामेंटल लेवल पे बहुत ही कैसे जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है उस पर बहुत ही बड़ा चेंज किया उसने। ठीक, तो जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट बहुत ही फास्ट हो गई, और इसीलिए क्रोम बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हुआ करता था। फिर बाद में सारे ब्राउजर्स ने क्रोम की तरह ही अपना इंजन बना लिया। ठीक, जो जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्रोम ने यूज करी थी उसने सारे अदर ब्राउजर्स ने भी कर ली। तो अभी आज के टाइम पे सब कुछ, सारे जो ब्राउजर्स है ना एक ही तरह के हैं, मतलब उनका भी जो अंडर मतलब बिहाइंड द सीन्स जो भी इंजन है वो सिमिलर टू क्रोम है। V8 नहीं है, उनका अलग अलग नाम है। जैसे कि जो फायरफॉक्स का जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है उसका नाम है स्पाइडर मंकी। ठीक, तो लेकिन जो भी एग्जीक्यूशन का जो मतलब एग्जीक्यूशन अब आपको हो सकता है ना समझ आए, लेकिन जो भी अंडर द हुड वो चल रहा है, जो कोड चल रहा है वो एक ही तरह से चलता है। ठीक, तो इसी कारण आज के सारे ब्राउजर्स लगभग काफी फास्ट हो चुके हैं। पहले जावास्क्रिप्ट इतनी फास्ट नहीं हुआ करती थी V8 इंजन से पहले। तो जब V8 इंजन आ गया तो फिर उसके बाद एक बहुत ही स्मार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जिनका नाम था रायन डॉल। उन्होंने क्या किया, उस क्रोम के V8 इंजन को निकाल लिया। ठीक, क्रोम से निकाल के एक दूसरे सॉफ्टवेयर में डाल दिया और उसका नाम दिया Node.js। ठीक, फिर वो जब Node.js उन्होंने क्रिएट कर दिया तो वो ब्राउजर से बाहर आ गया। ठीक, और वो फिर सर्वर्स पे, नॉर्मल कंप्यूटर्स पे, सर्वर्स पे रन करने लगा। तो इस तरह से रायन डॉल ने क्रोम का जो V8 इंजन है उसको निकाल के Node.js में फिट कर दिया, एक अलग अलग एनवायरनमेंट में फिट कर दिया। ठीक, और फिर जावास्क्रिप्ट हमारे सर्वर्स पे भी रन होने लगी। इस कोर्स के एंड होने के बाद हम लोग Node.js भी पढ़ेंगे, और ये टी शर्ट जो है वो एक्चुअल में Node.js है। तो Node.js ये जावास्क्रिप्ट ही है जो कि अलग रन होता है हमारे ब्राउजर से अलग। ठीक, तो लिखने का तरीका सब कुछ सेम है, सब कुछ एकदम ऐसे ही है। ठीक, बस डिफरेंस ये है कि जो पहले जो कि ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट थी जो कि ब्रेंडन आइक ने क्रिएट किया था वो ब्राउजर में रन होती थी, फिर उसी को रायन डॉल ने अलग निकाल के कर दिया जो कि हमारे सर्वर्स पे रन होती है। ठीक, और क्योंकि Node.js में V8 इंजन यूज हुआ है इसीलिए Node.js भी बहुत ही ज्यादा फास्ट और ऑप्टिमाइज्ड है। और फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट के अलग अलग फ्रेमवर्क्स आए, AngularJS आया, React.js आया। ठीक, फिर इन सब का यूज करके हम लोग बहुत ही बड़ी बड़ी एप्लीकेशन ब्राउजर में ही हम लोग वेब एप्लीकेशन बना लेंगे। पहले जो होती थी वो वेबसाइट्स होती थी, वेब पेजेस होते थे। ठीक, फिर हम लोग इन सारे जो फ्रेमवर्क्स आए AngularJS और React.js इनका यूज करके हम लोग बहुत ही बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनाने लगे। ठीक, तो फ्रंट एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत ही ज्यादा लॉजिक हम लोग फ्रंट एंड में ही यूज करने लगे। तो इस कोर्स में हम लोग जावास्क्रिप्ट के बाद React.js ही सीखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जावास्क्रिप्ट सीखे बिना ही React.js सीख जाओगे। जो React.js है वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना है, तो तुम्हें पहले फंडामेंटल लेवल तुम्हें सीखना होगा। ठीक, तो जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS ये तीन ही फंडामेंटल चीजें हैं जो कि हमारे ब्राउजर समझता है। ठीक, तो अगर इन तीनों को तुम बहुत ही अच्छे तरह से मास्टर कर लोगे तो ये सारे फंडामेंटल है, यानी कि ये हमारे बिल्डिंग की बुनियाद है। ठीक, अगर तुम्हारी बुनियाद स्ट्रांग होगी तो कितना भी बड़ा तुम बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हो। ठीक,
लेकिन अगर तुम्हारी बुनियाद ही खोखलू है, ठीक, अगर हल्की है, ज़्यादा गहरी नहीं है, तो तुम बड़ी बिल्डिंग क्रिएट करोगे, गिर जाओगे, ठीक। तो इसीलिए तुम्हें मतलब स्टार्टिंग में रिएक्ट और एंगुलर नहीं सीखना चाहिए। तुम्हें स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट और HTML CSS को बहुत ही अच्छे तरह से, जावास्क्रिप्ट को बहुत ही अच्छे तरह से मास्टर कर लेना चाहिए, उसके बाद तुम्हें रिएक्ट सीखना चाहिए, ठीक। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग जावास्क्रिप्ट को एकदम ही अच्छे तरह से मास्टर करेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको जावास्क्रिप्ट की ये स्टोरी और हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी होगी। और आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर आपने कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कमेंट करके बताइए जो फर्स्ट ब्राउजर था जो कि पब्लिक यूज के लिए अवेलेबल था वो कौन सा था और किसने उसको डेवलप किया था। और ये जो पूरा स्लाइड है इसका PDF बना के मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। मतलब एक बार गो थ्रू करने के लिए सही रहेगा कि कब क्या हुआ, किसने क्या चीज किया था। आपको सबका नाम नहीं याद रहेगा, सब भूल जाएंगे, तो एक बार इस PDF को डाउनलोड कर लेना, जब भी कभी भी डाउट हो तो उस PDF को देख लेना, ठीक। और वैसे तो मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हम लोग इतना बार कोड करेंगे कि याद हो जाएगा। लेकिन इसमें मैं बोलूँगा कि तुम्हें थोड़ा सा याद कर लो, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है ये चीज़। जैसे कि ये पूछा जाता है कि जावास्क्रिप्ट का जो स्टार्टिंग में नेम था क्या था, फिर उसके बाद चेंज होकर क्या हुआ, फिर जावास्क्रिप्ट कब हुआ, ठीक। मतलब ये कब तो कोई वो पता नहीं है कब हुआ, लेकिन ये मतलब स्टार्टिंग का नाम क्या था, फिर उसके बाद क्या नाम था, ये सब इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग कोड नहीं करेंगे बार बार, इसीलिए हमको ये याद नहीं होगा। तो इसको तुम याद कर लो, एक बार ध्यान में मन में रख लो कि ऐसा कुछ नाम था स्टार्टिंग में उसका। और फिर ये जो जावास्क्रिप्ट जिन्होंने डेवलप किया था, ब्रेंडन नाइक, इनका नाम याद रख सकते हो। और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्राउजर था और उसके फाउंडर मैक एंड्रीसन, मैं इनको मैक बोल देता हूँ, मार्क एंड्रीसन नाम था इनका, ठीक। तो ये सब चीजें याद कर सकते हो, ठीक। थोड़ा सा याद करने वाली चीजें हैं, कम से कम ये जो ये थे, इनका जो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर थे उनका नाम याद कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट के जो क्रिएटर थे ब्रेंडन नाइक का नाम याद कर लो, और ये मोका और लाइव स्क्रिप्ट ये याद कर लो कि जावास्क्रिप्ट का पुराना नाम था ये। बस और कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं इस वीडियो को एंड करूं, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि जैसे लोग पूछते हैं जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है या कंपाइल्ड लैंग्वेज है, ठीक। तो अगर हम लोग गूगल पे ही सर्च करें, ठीक, मैं गूगल पर ही सर्च करके दिखाता हूं, एक सेकेंड। अगर मैं सर्च करता हूं इज जावास्क्रिप्ट कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड, तो यहां पर आएगा, ठीक। यहां पर आएगा, ज्यादातर आता है, कई बार इंटरप्रेटेड, ठीक। यहां पर रुको, मैं इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड लिखता हूं, ठीक। तो ये देखो, वो मैंने कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड लिखा था तो थोड़ा सा लंबा आ गया था, ठीक, बड़ा बोल्ड टेक्स्ट में नहीं आता, लेकिन मैंने इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड लिखा तो ये आ गया। जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक। तो ये सही बात है कि जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब ये इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड ये क्या होता है, ठीक, मैं भी शॉर्ट में समझाता हूं। तो जो कि ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते होंगे उनको ये पता होगा, जो कि थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस जानते हैं, ठीक। तो ये सही बात है कि जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज थी 2008 से पहले, जब तक क्रोम ब्राउजर नहीं आया था, उसका V8 इंजन नहीं आया था, ठीक। तो जो ब्रेंडन नाइक ने जो भी लैंग्वेज क्रिएट करी थी जावास्क्रिप्ट, वो इंटरप्रेटेड ही थी, ठीक। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बेसिकली ये होता है, जैसे कि हम जब कोड राइट करते हैं, जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो वो इंग्लिश की तरह होता है, नॉर्मल एक इंग्लिश वर्ड की तरह होता है। तुम देखोगे तो तुम्हें लगभग सारे वर्ड समझ में आ जाएंगे क्या है ये, ठीक। तो ब्राउजर, हमारा जो ब्राउजर है यानी कि कंप्यूटर है, जो उसको इंग्लिश तो समझ आती नहीं है, हमारे कंप्यूटर को इंग्लिश समझ नहीं आएगी, उसको बाइनरी समझ में आती है, ठीक। तो वे बाइनरी कैसे समझ में आती है, क्या समझ में आती है, ये सब कुछ एकदम अलग टॉपिक है, इसमें हम लोग इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और मतलब ये कैसे बाइनरी को समझता है कंप्यूटर, ठीक। तो बाइनरी को समझता है, जीरोज एंड वंस को, हमारा कंप्यूटर। तो जो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है वो क्या करती है, मतलब उसका जो लैंग्वेज का इंजन होता है, हर एक लाइन को लाइन बाय लाइन, हर एक कोड को लाइन बाय लाइन बाइनरी में कन्वर्ट करता है और फिर उसका आउटपुट या रिजल्ट दिखाता है, ठीक। लाइन बाय लाइन जैसे कोड चलता जाएगा उसको कन्वर्ट करता जाएगा, ठीक। तो मतलब हमारा जो इंटरप्रेटर एक करके होता है, मतलब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो भी इंजन होता है उसके बीच में एक इंटरप्रेटर आ जाएगा और वो ट्रांसलेट करेगा कि ये ह्यूमन की लैंग्वेज है एक्चुअल में। मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक्चुअल में कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है बाइनरी, उसको जीरोस और वन समझ में आते हैं। तो इंटरप्रेटर बीच में आके बैठ जाएगा, ठीक।
और वो समझ मतलब एक एक लाइन समझेगा, ठीक, हमारी जो इंग्लिश में हमने लिखी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको समझेगा और उसको आउटपुट करके 0 और 1 देगा, ठीक, एक एक लाइन, ठीक। और वो फिर आगे चल के जो हमारा एक्चुअल कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, वो फिर 0 और 1 को, उस 0 1 को समझेगा, ठीक, और फिर हमें आउटपुट देगा। लेकिन जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, ठीक, उसमें जैसे हम लोग अपना प्रोग्राम बनाए, ठीक, और फिर हम लोग कंपाइलर को रन करते हैं, ठीक, मतलब हम लोग एक बटन दबाएंगे और एक सॉफ्टवेयर रन होगा जिसका नाम होगा कंपाइलर, और वो क्या करेगा, एक ही बार में सारा 01 करके एक बना के एक तुम्हें दूसरी फाइल दे देगा, ठीक, और फिर तुम उसको तुम रखे रहो, कंपाइलर चला जाएगा, मतलब कंपाइलर का तुम्हें जरूरत नहीं है, वो बना के एक तुम्हें फाइल देगा, उसको वो तुम्हारे पास रहेगी, और फिर तुम उस फाइल को ले जाके अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को दोगे उसमें, क्योंकि अब वो सारा कुछ कंप्यूटर की लैंग्वेज में हो चुका है 01 तो कंप्यूटर उसको समझ लेगा और एक ही बार में सब कुछ एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक। तो अब इसमें बेनिफिट क्या है और मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो अगर फास्ट के मामले में देखें तो कंपाइल ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि हमारा जो हार्डवेयर होता है उसको ऑलरेडी ट्रांसलेटेड मिला है, वो हर एक इंस्ट्रक्शन को एक बाई एक बोल रहा हूँ, एक एक करके सारे को एग्जीक्यूट कर देगा तुरंत। लेकिन इसमें एक ये दिक्कत होती है कि अगर हमने कुछ भी एरर या कुछ भी गलती कर दी है तो वो गलती भी एग्जीक्यूट हो जाएगी उसमें, ठीक, तो वो हमारा कोड क्रैश हो जाएगा या मतलब एरर आ जाएगी। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो वो हमारा कोड एक एक लाइन करके समझता है, एक एक लाइन करके करता है, ठीक, तो हम उसको मतलब बीच में रोक सकते हैं, ठीक, बीच में रोक सकते हैं। अगर कोई गलती है तो हमारा इंटरप्रेटर बता देगा कि अच्छा यहाँ पे गलती है, इसको तुम करेक्ट कर लो, ठीक, और फिर वो गलत कोड वहाँ पे नहीं भेजेगा, ठीक, अपने जो भी हमारा हार्डवेयर है वहाँ पे नहीं, वो गलत कोड नहीं भेजेगा। तो हम लोग जो भी मिस्टेक हैं जो भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती हैं उसमें हम लोग बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है वो स्लो होती है, क्योंकि हर एक लाइन को बार बार मतलब ट्रांसलेट करके दिया जा रहा है, तो फिर हार्डवेयर एग्जीक्यूट कर देता है, और हार्डवेयर काफ़ी फास्ट होता है, एग्जीक्यूट कर देता है, फिर उसको वेट करता है, फिर उसको एक नई लाइन मिलती है, तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग में बहुत स्लो थी, और इसको टॉय लैंग्वेज भी बोला जाता है कि ये छोटी मोटी मतलब लैंग्वेज है, कुछ थोड़ा बहुत स्टाइलिंग कर लिया वेबसाइट पे, और मतलब ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। बहुत प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को सीरियस नहीं लेते थे, ठीक, उनको लगता था बहुत ही छोटी मोटी लैंग्वेज है, ठीक। लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, सबसे बड़ी लैंग्वेज बन गई है। तो फिर क्रोम ने क्या किया, अपने V8 इंजन में ये जो इंटरप्रेटेड चीज़ है ना और कंपाइल्ड चीज़ है, इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक, उस मतलब वो दोनों को मिक्स करके एक ऐसा इंजन उसने बनाया कि वो कंपाइल भी कर देता है, ठीक, कंपाइल भी करता है और इंटरप्रेट भी करता है, ठीक। तो हमें दोनों का मतलब दोनों वर्ल्ड के जो भी बेस्ट चीजें थी वो मिल गई, ठीक। तो इसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, ठीक, मतलब जस्ट इन टाइम कंपाइल करता है, ठीक। इसको शॉर्ट में जिट कंपाइलर भी बोलते हैं। तो जो क्रोम का जो इंजन है उसको जिट कंपाइलर बोलते हैं। तो अब ये क्रोम का इंजन एग्जैक्टली कैसे काम करता है, कैसे ये दोनों चीज को एक साथ ही कर पा रहा है, ठीक, और भी कोई लैंग्वेजेस क्यों नहीं कर पाती हैं अगर ये अच्छा है इतना ही। तो ये सब कुछ मतलब ये हमारे इस पर्टिकुलर अभी इस टाइम पे कोर्स से काफी आगे है। ये हम लोग जावास्क्रिप्ट का एडवांस कोर्स, ठीक, मतलब एडवांस नहीं, जावास्क्रिप्ट की मास्टर क्लास करके मैं ये जब कोर्स एंड हो जाएगा उसमें मैं करूंगा, उसमें एकदम से हाई लेवल, एकदम एक्सपर्ट लेवल एडवांस चीजें रहेंगी, ठीक, क्योंकि ये मतलब इस कोर्स से बाहर की चीजें रहेंगी। उसमें हम लोग एकदम डेप्थ में हर एक चीज देखेंगे कि कैसे एग्जीक्यूट होता है कोड, कैसे क्या काम करता है। तो जावास्क्रिप्ट मास्टर क्लास वो काफ़ी टाइम है उसमें आने के लिए, ठीक, अभी 2-3 महीने लगेगा। पहले तो हमें यही एक्चुअल जावास्क्रिप्ट ही समझ लेनी है, इसी में ही हम लोग एडवांस लेवल पर जाएंगे, फिर उसके बाद मास्टर लेवल पे जाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है या कंपाइल्ड लैंग्वेज है, तो आप बता सकते हैं वेल जावास्क्रिप्ट वाज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बट नाउ इट इज नॉट, ठीक। अभी ये दोनों का कंपाइलेशन है, ठीक, अभी इसमें मतलब कंपाइल्ड भी है और इंटरप्रेटेड भी है, दोनों जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन है। मतलब कंपाइल भी कर देता है थोड़ा बहुत, जितना भी उसको कंपाइल करने लायक लगता है, और जितना कोड उसको इंटरप्रेट करने लायक लगता है उतने को वो इंटरप्रेट कर लेता है। तो तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब क्लियर कट आंसर नहीं होगा तुम्हारा, ठीक, क्योंकि ये क्लियर कट है ही नहीं, ना तो कंपाइल्ड ना तो इंटरप्रेटेड है, ठीक। लेकिन अभी भी तुम सर्च करोगे तो पुराने रिजल्ट आते हैं, ठीक, इंटरप्रेटेड बताएगा। तो अगर कंपाइल्ड बोल दोगे तब तो एकदम गलत हो गया, इंटरप्रेटेड बोल दोगे तो ये सही रहेगा, जो कि पुराने टाइम पे सही था, ठीक, लेकिन अभी ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, दोनों का मिश्रण हो गया है। तो ये रही जावास्क्रिप्ट की ब्रीफ स्टोरी।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको एकदम से आइडिया लग गया होगा कि कैसे जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ी, कैसे जावास्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ और कैसे कैसे जावास्क्रिप्ट यहाँ तक पहुँची, जहाँ पर आज है, ठीक, जिस लेवल पर आज है ये कैसे पहुँची। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।